Knowledge is like a limitless desert, and whatever a man knows that is like sand particle. अगर ये चीज़ हर किसी को, किसी भी व्यक्ति को, खासतौर से जो टीचर है, अगर उसके जहन में ये बात आ जाए पाइनबी की कि ज्ञान एक असीम रेगिस्तान है, limitless desert, and whatever a man knows that is like a sand particle. ज्ञान के असीम रेगिस्तान से अगर दुनिया में जितने भी जीनियस हैं, जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, उनकी भी जानकारी रेत के एक कण के बराबर है। तो जरा सोचिए कहाँ एक ऐसा रेगिस्तान ज्ञान का जिसका कोई और छोर नहीं है, और रेत का एक कण कोई तुलना नहीं। तो थोड़ी सी सूचना या थोड़ी सी बात अगर किसी के जहन में आ जाती है और वो दूसरों तक पहुंचाता है और अपने आप को ज्ञानी मान ले, जानकार मान ले, तो ईमानदारी से मैं कहूँ कि उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं। सॉक्रेट्स के बचपन में एक घटना, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आज कुछ पढ़ाई नहीं होगी, होगी यार, और कभी कभी मूड भी नहीं बनता है। बचपन में पढ़ी हुई एक बात मुझे याद आती है, शायद मैं तीसरी या चौथी क्लास में था। पढ़ रहा था मैं सॉक्रेट्स को, सुकरात को, और उसके जीवन की एक घटना का जिक्र किसने किया था ये मुझे मालूम नहीं, कि प्राचीन यूनान में डेल्फी का एक मंदिर हुआ करता था। ज्ञान की देवी को लोग डेल्फी कहते थे, और वहाँ पर एक ऑरेकल हुआ करता था। डेल्फी जो भी उसको आदेश देती थी, ऑरेकल उस प्रश्न का उत्तर डिक्लेयर करता था। एथेंस के लोगों ने सुकरात से पूछा कि दुनिया कहती है कि तुम सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो सुकरात ने कहा कि किस मूर्ख ने ये बात कही। सुकरात केवल इतना ही जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। सुकरात को उसकी अज्ञानता का पूरा पूरा बोध था, और ये बोध हर किसी को हो जाता है जब वो थोड़ा जानने की यात्रा पर निकलता है, तब उसको उसके इग्नोरेंस का, उसके अल्प ज्ञान का पता चलता है। लोगों ने, सुकरात ने कहा कि जाके पूरे यूनान को इस बात की खबर करो कि सुकरात केवल एक ही चीज़ जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। लोग डेल्फी के मंदिर में गए, ऑरेकल से पूछा। ऑरेकल ने जवाब दिया कि अब तक ज्ञात जगत का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है सुकरात। लोगों ने कहा कि सुकरात खुद को अज्ञानी मानता है। ऑरेकल ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी बात है, और ये कह करके सुकरात कि वो कुछ नहीं जानता है, अपने ज्ञान का प्रमाण देता है। फिर लोग सुकरात के पास गए, सुकरात से पूछा। ऑरेकल ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि तुम सर्वाधिक ज्ञानी हो। सुकरात ने कहा कि डेल्फी की देवी भी झूठ बोलती है, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मित्रों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है कि द मोर यू नो द मोर यू विल फील दैट यू नो नथिंग। जितना जान लोगे उतना आपको इस बात का अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि आप कुछ भी नहीं जानते। जितना हम जानते हैं वो सागर की एक बूंद के भी बराबर होता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है, व्यक्तिगत मैं इस बात को मानता हूँ, और अपने बारे में प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। तो उस ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ कि कोई कुछ भी नहीं जानता है। एक बच्चा भी हमसे ज़्यादा जानता है, एक अनपढ़ औरत भी हमसे ज़्यादा जानती है। आप बटन अपने शर्ट की नहीं टाँप सकते हैं, लेकिन एक
दर्जी टाँक देगा। आप कपड़े खुद नहीं सिल सकते हैं, लेकिन एक दर्जी सिल लेता है। तो किस बात के ऊपर हम दावा कर दें कि हम जानते हैं? हाँ, इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप नहीं जानते हैं, और जब ये बात स्वीकृत हो जाती है कि आप नहीं जानते हैं, तो ये तय मानिए कि जानने की दिशा में आपने पहला कदम उठा लिया। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास सूचनाएँ हैं उससे आप लोग मुझको विद्वान मत मानिएगा। विद्वान बहुत बड़ी चीज़ होती है मित्रों। और कोशिश ये कीजिए, मेरी तो लगभग यात्रा समाप्त है, लेकिन आप लोगों की यात्रा जारी है। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप लोग बहुत जानें, लेकिन फिर भी जितना जान लेंगे उतना ही कम होगा। तो इन्हीं हेलो, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं? तो इस बात का हमेशा एहसास रखिएगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, और कोई भी कुछ नहीं जानता। नासमझ वो लोग हैं जो थोड़ी सी सूचना उनके पास। भाई ए.जे. गार्डिनर का एक ऐसे ऑन इग्नोरेंस मैंने पढ़ा था, और एक व्यक्ति ने उसको लिखा था कि मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, ज्ञान क्या होता है, इसका कृपया उत्तर दें। तो गार्डिनर ने इसी के ऊपर ऑन इग्नोरेंस बड़ा प्यारा निबंध लिखा है कि हम अपने ही बारे में नहीं जानते। हमारे शरीर के जितने में मेटाबॉलिक एक्शन है, कांस्टेंट चेंजिंग ऑफ मदर सेल इनटू डॉटर सेल, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हार्ट बीट एंड हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन आवर माइंड। हम छोटे से छोटे कोशिका के भी बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं विज्ञान के उस स्टेटमेंट से सहमत हूँ जो ये कहता है कि अभी हमको एक अणु की संरचना के भी बारे में पता नहीं। पहले केवल इतनी ही सूचना थी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। बाद में जब और अंदर प्रवेश किया गया तो ये पता चला कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी, और अंदर जो है घुसा गया तो पता चला कि कोई मेसोट्रॉन है, कोई पॉजिट्रॉन है, कोई टीनीट्रॉन है। तो न जाने कितने ट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि प्रत्येक परमाणु की एक छोटी सी इकाई, प्रत्येक पदार्थ की एक छोटी सी इकाई परमाणु के बारे में भी हमको जानकारी नहीं है, और हम दावा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, जानकार हैं। ये सबसे बड़ा मित्रों नासमझी का प्रमाण है। इसलिए केवल मेरी एक बात, जो सूचनाएं पहुंच रही हैं उससे आप मेरे बारे में कोई भी फैसला बस इतना जरूर कीजिएगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमसे ज़्यादा जानते हैं। और मैंने कहा कि मैं तो हर वक्त दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ जानें, बहुत आगे जानें, और निसंदेह आप जानेंगे, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, वक्त है, और सूचनाओं के अथाह सागर में आप लोग तैर रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ जानेंगे। हम लोगों के पास तो सूचनाएं कुछ थी ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर था कि हमारे गुरुओं ने, जो हमारे गाइड्स थे, यकीन मानिए आज भी अगर उनका कभी ध्यान आता है तो मेरा दिल भर आता है। वो बड़े डेडिकेटेड थे। आज के एक बच्चे के बराबर, आज का बच्चा जितना जानता है उतना हमारे प्रोफेसर लोग नहीं जानते, क्योंकि तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन ज्ञान वो केवल सूचनाओं का मोहताज नहीं होता है। ज्ञान आत्मविश्लेषण की चीज़ होती है। जितना आप अपने बारे में आप मंथन करेंगे, उतना ही आप कुछ हासिल करते चले जाएंगे। तो एक टीचर को केवल 2 बातें महान बनाती हैं मित्रों, 3 बातें। वो पहली बात तो टीचर का व्यक्तित्व होना चाहिए, पहली चीज़। और व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि कोई देखने में बड़ा सुंदर हो, अच्छे कपड़े हो, कार हो, बंगला हो, और एक सुरक्षात्मक दूरी अपने आप में मेंटेन करता हो लोगों से। ये व्यक्तित्व नहीं होता है। व्यक्तित्व उसका आंतरिक पर्सन होता है, और वो कभी शारीरिक पानी लगेगा। किस तरह से आपका फिजिकल अपीयरेंस है, इस बात का मोहताज नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास एक चरित्र होना चाहिए। पहली बात तो उसका व्यक्तित्व होना चाहिए,
मोहक व्यक्तित्व हो। और व्यक्तित्व की मोहकता वो शारीरिक सुंदरता की मुनासिर नहीं होती। दूसरी चीज उसके अंदर चरित्र होना चाहिए, और अगर किसी टीचर का चरित्र मजबूत है तो निश्चित रूप से वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालेगा। और तीसरे नंबर पर ज्ञान। मैं हमेशा ज्ञान को तीसरे नंबर पर रखता हूँ। पहले क्वालिटी एक टीचर की होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व मोहक हो, चरित्र से वो जो है मजबूत हो। और ज्ञान तो तीसरे नंबर की बात है यार। आज हम जानते हैं जो चीज़ मेरे पास है 1 घंटे के बाद आप तक पहुंच जाती है। जो जानकारी मेरे पास है केवल मेरे और आपके बीच में 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटा पहले मैं जानता हूं और जो कुछ मैं आप तक पहुंचा देता हूं 1 घंटा के बाद आप वो जान लेते हैं। फिर कोशिश करके आप और भी ज़्यादा जान लेंगे। तो ज्ञान तीसरे नंबर पर आता है। 2 चीज़ों को जरूर संभालिएगा, अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र की हमेशा सुरक्षा कीजिएगा। तो इसी के साथ मित्रों हम लोग, मैं आज कुछ ज़्यादा ही, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई ऑडिटर नहीं हूँ, कोई प्रीचर नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ। मैंने जिन चीज़ों को अपने जीवन में अब तक जिया है उस अनुभव को आप तक मैंने पहुँचाया है। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं वॉइस की यात्रा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो या कोई मेरी बात से असहमत हो तो मुझे क्षमा करेगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। थोड़ा सा कड़ी आप मुझको पकड़ाइएगा कि हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे वो इसमें। कल हम लोग कहाँ पर समाप्त किए थे? अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया था। आज उसी की चर्चा करते हैं, वॉइस कंटिन्यू। आज है पास्ट परफेक्ट की। आइडेंटिटी सभी लोग जानते हैं, और एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस चीज़ को अगर कोई जानता है, अगर उसका रिपीटिशन होता है तो बड़ा बोरिंग हो जाता है। और कभी कभी आप भी बोर ये होते होंगे कि ये चीज़ हम लोग जानते हैं, सर उसको अनावश्यक रूप से जो है रिपीट कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट की जो एक्टिव आइडेंटिटी होती है वो हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये एक्टिव आइडेंटिटी है। और पैसिव आइडेंटिटी इसकी होती है हैड के साथ हम बीन भी जोड़ते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर क्लियर ही करना चाहें, शी हैड ऑलरेडी informed us about it। उसने पहले ही इसके बारे में हमें सूचित कर दिया था। तो इसका फट से आप जो है ट्रांसपोज कर दें, आपको आपसे मिल ही गया। तो we had already been informed about it, by her। by her सी है ना, मिटा दें। चलिए, और इसी के साथ नो पैसिव आप पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी इम्परफेक्ट हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नो पैसिव ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट। और जवाब वही होगा, क्योंकि
पास्ट परफेक्ट की जो ऑक्सिलरी है हेड, उसका प्रयोग हम पास्ट इम्परफेक्ट की ऑक्सिलरी हेड विल का प्रयोग हम किसमें कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट की पैसिव बनाने में। इसीलिए इम्परफेक्ट की पैसिव नहीं बनती। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पर। थोड़ी सी चर्चा इसकी ज़रूरी है, अगर आप लोग कहें तो चर्चा की जाए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मैं इसकी अभी चर्चा कर दूंगा जब क्लास वाले पोर्शन पर आऊँगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये भी बता दें कि फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं बेटा, थोड़ा इसमें से बता बोलिए। शायद आप लोग फ्यूचर टेंस के बारे में ये जानते होंगे कि इंडेफिनिट, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, यही जानते हैं आप लोग। बोलिए भाई, जवाब भी देते चलिए तब थोड़ा सा ले। तो आप ये भी जान लीजिए कि केवल यही फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट ही फ्यूचर टेंस होता है। बाकी ये तीनों इंडिकेटिव होते हैं। क्या चीज? इंडिकेटिव फ्यूचर होते हैं डियर। बोलिए, ये इंडिकेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से एक बात दोहरा दूँ कि अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो केवल सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट ही प्योर फ्यूचर होते हैं, बाकी इंडिकेटिव होते हैं। अगर इसके ऊपर कोई डाउट हो तो थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। अच्छा चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट, ये इंडिकेटिव का मतलब केवल संकेत करते हैं, वास्तव में ये फ्यूचर टेंस में नहीं होते। इनको इंडिकेटिव माना गया है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ हिंदी सेंटेंस से इसकी चर्चा कर ली जाए। अगर हम ये कहें कि वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, इसमें ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है, द एक्शन इज टू टेक प्लेस इन द टाइम टू कम। जो क्रिया होनी है वो आगे आने वाले वक्त में हो। तो ये तो जो है प्योर फ्यूचर को व्यक्त करता है। अच्छा, वह कल यहाँ होगा, अब यहाँ पर वर्ब भी है, होने के रूप में है, तो ये भी जो है प्योर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ये तीनों के तीनों जो एक्शन है वो प्रेजेंट में होते हैं। कैसे? अगर हम ये कहें कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब जरा इसमें थोड़ा सा सोचें कि वह पढ़ रहा होगा। अगर आप ये कहते हैं कि वह पढ़ रहा होगा, इसका मतलब है कि द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। बोलिए, पढ़ रहा होगा कि इन दिस, वह पढ़ रहा होगा। हम ये कहें कि वह पढ़ चुका होगा, यानी पढ़ने का काम प्रेजेंट में ही परफेक्ट हो रहा है, पूरा हो रहा है, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो ये बात स्पष्ट है कि कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट,
ये केवल इंडिकेटिव फ्यूचर होते हैं। वास्तव में जो क्रिया है उनका जो स्वरूप है वो प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन एक संकेत किया जाता है फ्यूचर का। वास्तव में तीनों टेंस जो है वो किस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में ही एक्शन हो रहे होते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, इसका मतलब अभी पढ़ रहा होगा। अगर मैं कहें कि वह पढ़ रहा है, ये तो प्योर है, क्लियर है बिल्कुल कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। और वह पढ़ रहा होगा यानी प्रेजेंट में ही वो पढ़ रहा है, बस केवल संकेत किया जा रहा है फ्यूचर का। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट इंडिकेटिव फ्यूचर होते हैं, ये फ्यूचर के पार्ट नहीं होते हैं। फ्यूचर केवल सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट ही प्योर फ्यूचर होते हैं। कह आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के आप एक्टिव आइडेंटिटी को जानते हैं कि विल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जब इसका पैसिव कन्वर्जन करते हैं तो विल के साथ हम बी भी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइट? एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में नो पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस जो कि इंडिकेटिव फ्यूचर होता है, उसकी पैसिव नहीं बनती है, इसलिए कि विल बी जो इसकी ऑक्सिलरी होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, उसका प्रयोग हम किसमें करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बनाने में, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनती है। मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, अब ये खत्म होने के बाद जो है कुछ गहरी बातें की जाएंगी वो इसके संबंध में, और वास्तव में एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव आइडेंटिटी आप जानते हैं तो विल है, और इसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में विल है के साथ आप बीन भी जोड़ते हो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ख़ास तौर से अब मैं ज़रा दूसरे लॉजिक की बात कर दूं कि फ्यूचर की जो वास्तव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द ऑक्सिलरीज बेटा अभी बाद में जोड़ लेना। द ऑक्सिलरीज ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट टेंस The auxiliaries of present tense are applied in their root form in future tense with मॉडल्स। अगर ये बात आप समझ लें तो आप बिल्कुल ये कह देंगे कि फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस नहीं होता है अलावा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के। कैसे बताऊँ, इसको नोट कर लिए हो तो द ऑक्सिलरीज ऑफ प्रेजेंट टेंस आर अप्लाइड इन देयर रूट फॉर्म इन फ्यूचर टेंस विद मॉडल्स। विल नहीं है बेटा, ये विद मॉडल्स। थोड़ा इसकी चर्चा जरूर करूँगा, मिटाऊँ लिख लिया हूँ तो लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट हैं उसकी जो ऑक्सिलरी है
उसका प्रयोग किस में कर लेते हैं, फ्यूचर टेंस में, लेकिन किसके साथ, जो भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बारे में जानकारी होगी आपको, बताते हैं कैसे देखा जाए। देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनके बारे में मैंने वर्क के फ्लो चार्ट में चर्चा की थी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं भाई, सौरभ बोलें। हाँ जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बताइए कौन कौन सी होती हैं। 3 होती हैं डियर, बी हैव डू, वी हैव डू, और बी के जो पार्ट होते हैं इज, एम, आर, राइट। फर्स्ट वर्जन इनका होता है वाज और वर, करेक्ट। और हैज और हैव ये प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब हैव की। हैड क्या होती है, पास्ट फॉर्म। और डू की प्रेजेंट फॉर्म डू और डज होती है, पास्ट फॉर्म इसकी डिड होती है, राइट। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और बाकी क्या होती हैं, मॉडल्स, क्या चीज, मॉडल्स, जिसमें विल, शैल को निकाल दिया गया है, राइट। और कैन है, मे है और शुड, राइट। इसके पास्ट वर्जन होते हैं वुड, कैन का वुड, मे का क्या, माइट, शुड सॉफ्ट वर्जन है शैल का, इसलिए शुड का प्रयोग तो जारी है लेकिन शैल का प्रयोग समाप्त हो चुका है। तो ये मॉडल्स हैं। अब थोड़ा सा